students, today we'll discuss the test of the solid chapter that we have taken just last week. Okay, in this test there were 12 questions and the total marking was 24 marks. तो इसमें हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. The first question is give relationship between the thermal energy and thermal energy. We have to give relationship between thermal energy, IMF, intermolecular force of attraction, and don't write this shortcut. You have to write intermolecular force of attraction and with melting point. आपका इन दोनों का कुछ बच्चों ने क्या किया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी में रिलेशनशिप बनाया हुआ है, वो गलत है. क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो. यही रीजन होता है कि जब हम निकलते हैं एग्जाम रूम से 95 मार्क्स आएंगे, 98 आएंगे, बट फिर वो कम आते हैं. कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर देते हो और जो अटेम्प्ट किया वो सही है, बट जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं किया है. तो यहाँ बच्चों ने मैक्सिमम क्या किया है, बहुत जल्दी में पढ़ करके. क्वेश्चन ये था कि गिव रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मेल्टिंग पॉइंट. इन दोनों का आपको मेल्टिंग पॉइंट के साथ रिलेशन बताना था. ठीक है. अब देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आपको समझना क्या है. थर्मल एनर्जी कैसे आएगी? जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो हीट देने से क्या होगा, उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और पार्टिकल की मोशन और इंक्रीज हो जाएगी. उससे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा. तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन चला जाएगा. तो इसमें लिखना था आपको दैट द substances which have low thermal energy they have high melting point due to the strong force of attraction. You can write also like that, as the thermal energy increases the force of attraction between the particles decreases and the melting point decreases with the decrease in intermolecular force of attraction. तो मेनली देखो होता क्या है, जिन सब्सटेंसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उनको तोड़ने के लिए आपको हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी. इट मींस उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. और वो किसमें फालतू लगेगा, जिनकी थर्मल एनर्जी कम होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या करेगी, बॉन्ड को वीक कर देगी. जैसे मान लो आपको किसी प्लास्टिक को मेल्ट करना है. अब एक प्लास्टिक आपका बिल्कुल आपने निकाला हुआ है आइस में से, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ है, उसको गर्म करना है. और एक प्लास्टिक वो है जो आपका पड़ा हुआ है धूप में. तो जो आपका सनलाइट में पड़ा हुआ प्लास्टिक है उसको गर्म करना, उसको मेल्ट करना आसान होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही कुछ थर्मल एनर्जी होगी, उसके बॉन्ड वीक होंगे. और जो निकाला है आपने फ्रिज में से, पहले उसको आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, इतना कि सनलाइट वाला है, उसके बाद वो फिर आगे और हीट लेगा मेल्ट होने के लिए. तो सो सिंपली क्वेश्चन वाज दैट, जो उसका आंसर आएगा, आंसर ये रहेगा कि जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, एज द थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीक और डिक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस. ठीक. तो बताना आपको यही रहेगा कि थर्मल एनर्जी बढ़ने से ये कम होगा और इसके कम होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. और ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है बुक में भी. और आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आए, वहाँ ये भी आ सकता है कि टू सब्सटेंसेस दिए हुए हैं ए एंड बी. ए की थर्मल एनर्जी हाई है, बी की थर्मल एनर्जी लो है. बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. जिसकी थर्मल एनर्जी कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. और हो सकता है थर्मल की बजाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दे. तो ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और बी की हाई है. किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका होगा, क्योंकि जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक. चलो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड. और ये सबने सही किया है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि 3 मार्क्स क्वेश्चन था, तो आपको क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में डिफरेंस क्रिएट करने थे. 3 मार्क्स का मतलब अगर आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. ऑल्दो इन स्कूल और इन क्लास टेस्ट यू कैन राइट 4-5 आल्सो. नाउ
फर्स्ट इज जो उसकी डेफिनेशन होगी क्या रहेगा यहाँ पे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ठीक है ना, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, रेगुलर बोल दो या फिक्स्ड है, ठीक। यहाँ पर क्या है, रैंडम है और नॉट अ फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, हाई होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्ग होगी। वो क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है उनकी एक तो जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, दूसरा उनकी जो शेप है वो भी सिमिलर है। तो सेम मींस की शेप में सिमिलरिटी है और रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इससे अट्रैक्शन बढ़ गया है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट डाउन जाएगा। थर्ड कर सकते हो, इनमें क्या होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ पर क्या रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते थे अगर कोई भूल जाते हो आप, तो क्रिस्टलाइन आर एनाइसोट्रोपिक because they show difference in the they show difference properties like refractory index, thermal conductivity or electrical conductivity in different direction, but they are isotropic because these properties are similar in every direction. Then these show cleavage property, cleavage they don't show cleavage property, ठीक। तो ये 5 डिफरेंसेस हो गए थे, आप किन्हीं भी 3 डिफरेंस को ले सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं था और ये लगभग सब बच्चों ने सही ही किया था, इसमें किसी का भी कोई गलत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बट यहाँ पर बच्चों ने मतलब कि आउट ऑफ 10 8 बच्चों ने गलत, मतलब गलत तो नहीं, कंप्लीट नहीं किया है। आउट ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड विच शोज एनाइसोट्रोपी, तो 1 मार्क तो ये हो गया, विच शो एनाइसोट्रोपी एंड व्हाई। तो देखो यहाँ पर आंसर तो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन शोज एनाइसोट्रोपी। अब जो आंसर लिखा है बच्चों ने वो एग्जैक्टली सही नहीं होता है, आपने लिखा है बिकॉज इट शोज different properties like refractory index, thermal conductivity और electrical conductivity in different directions, but ये तो anisotropy है, उसका रीजन क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर that the crystalline solids show are anisotropic because they have different properties like refractory index or thermal conductivity or electrical conductivity in different directions because due to, यहाँ मेन रीजन ये है, due to the different number of particles in different direction, ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, क्योंकि जब आपने कहा है कि एनाइसोट्रोपिक है तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब तो बता ही दिया आपने, एनाइसोट्रोपिक मींस प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, वो लिख दो आप, because they show different properties in different direction, but वो different properties different direction में क्यों है, because the particles, different number of particles are present in different direction, in each direction similar number of particles are not present. In the same way amorphous are isotropic because in every direction similar number of particles are present and these properties have similar value in each direction, ठीक। तो ये इसका एक यहाँ बच्चों के नंबर कटे हैं, 1 मार्क्स कटे हैं जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, जिन्होंने ये नहीं लिखा है कि दैट डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एविडेंस, फोर्थ क्वेश्चन है ये, गिवन एविडेंस टू प्रूव दैट अमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड, कि अमोर्फस सॉलिड ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ये आपको एग्जांपल देना था। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मतलब कि कहीं से एविडेंस दे सकते हो कि जो आपका अमोर्फस सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड नहीं है। एक तो इनका मेल्टिंग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। अच्छा, ऑल्दो कुछ बच्चों ने ना यहाँ पर वो लिखा है कि दैट ग्लास बिकम थिक एट द बॉटम, बट वो मैंने चलो आंसर नंबर दे दिए हैं बच्चों को, बट वो आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन के लिए आता प्रूव दैट ग्लास हैज फ्लूइड नेचर और इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है ना, ये उसके लिए था आंसर, जो कि ग्लास का जो बॉटम एज है वो थिक क्यों हो जाएगा, वो थिक इसलिए होता है, बट इट शोज दैट द ग्लास हैज फ्लूइड नेचर,
उसका नेचर कैसा है, फ्लूइड है, इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, और यू कैन से ग्लास हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, उसके लिए था वो थिक एज वाला, बल्कि आपको यहाँ पर जो था अमोर्फस सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड नहीं है, तो उसके लिए लिख सकते थे कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दे डोंट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो इसका बेस्ट आंसर ही जाना था। ओके, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, which type of force of attraction is present between the polar molecules? अब now polar molecules कौन से होंगे? Polar molecules are those molecules in which the elements of the compound have difference in electronegativity, जैसे HCl है, अब HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो पोल बन गए हैं, एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। अब पॉजिटिव नेगेटिव पोल में इंटरेक्शन होगी एंड इट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इसके पास भी टू पोल्स हैं, इसके पास भी टू पोल्स हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये +1 में कर चुके हैं। तो पोलर में तो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और नॉन पोलर में होती है वन डेर वाल अट्रैक्शन। ठीक, ये +1 का ही था आपके पास, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज वन डेर वाल। ओके, now difference between primitive and non primitive unit cell, very easy। primitive unit cell क्या होगी, primitive unit cell is that unit cell in which the particles are present only at the corner of the unit cell, only corner पर होंगे तो primitive है, and if the particles are present at the corner as well as some other positions like faces, edges or center of body, then it is known as नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आसान क्वेश्चन था बहुत ही। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, कॉर्नर पर देखो 1/8 होगा, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना था 1/8। सेकेंड, बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने 2 आंसर लिखा है, एक्चुअली वो 2 आंसर उसके लिए आता व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन बीसीसी, कि बीसीसी या बॉडी सेंटर में कितनी कंट्रीब्यूशन टोटल पार्टिकल्स की, 2 जाएगा। ऑल्दो इसने कहा है कि जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट है वो अपने नेबरिंग सेल्स के लिए कितना पार्ट लगा रहा है, तो वो अपने यूनिट सेल के लिए 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो पार्टिकल यूनिट सेंटर में प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन 1 ही जाएगी। इसने कहा होता टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन बीसीसी, देन 1 कॉर्नर की और 1 सेंटर वाली। इसने केवल बात की है ओनली द बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक सेल, तो बॉडी सेंटर वाला 1 कंट्रीब्यूशन होगी अपने यूनिट सेल के लिए। ठीक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने किया, अच्छा किया है, मैंने यहाँ नोट्स में भी सोल्व किया हुआ था क्वेश्चन ये, दैट हाउ मेनी पार्टिकल्स कवर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है ये, जैसे आपकी ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर आप देखो ये रहा वॉइड, ये कितने पार्टिकल से कवर है, 1 2 3 हो गए। अब एक इसके ऊपर और आ जाएगा, कितने हो गए 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो 4 पार्टिकल से कवर होते हैं, और मैंने इसके लिए कोई यहाँ बोर्ड पे समझाना बड़ा मुश्किल रहेगा ये, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो वहाँ मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था, वो बताया हुआ भी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 पार्टिकल से होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, वो 6 पार्टिकल से होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल और सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल उनसे मिलकर बना होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 पार्टिकल से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर, इसको आप HCP बोल सकते हो, और HCP जो है FCC CCP एक ही होता है, तो यहाँ इसने HCP कहा है। ऑल्दो HCP की बजाय CCP कहा होता या FCC कहा होता, बात एक ही होती। ठीक, a compound forms hexagonal close packed structure, what is the total number of voids in 0.25 mole of it। उसने कहा है कि टोटल कितने voids हैं and how many of these are tetrahedral। तो देखो आपके पास 0.5 मोल पार्टिकल्स हैं, 0.5 मोल पार्टिकल्स हैं, टोटल कितने voids होंगे। we know किसी भी, अब देखो FCC बनाया हुआ है 0.5 मोल्स में,
जितने पार्टिकल एफसीसी के होते हैं उतने ही क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब यहाँ पर 0.5 मोल हो गए क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितने पार्टिकल्स होंगे। और टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, यानी कि 0.5 मोल इंटू 2, टेट्राहेड्रल डबल होंगे तो 1 मोल। इट मींस 1.5 मोल टोटल वॉइड्स आर प्रेजेंट। यू कैन राइट 1.5 into 10 6.022 into 10 raised to power 23 वॉइड्स। टोटल इतने वॉइड्स होंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है अगर ये आपके पास आ जाता है तो ये समझ लेना, इसको अगर आप करने बैठोगे तरीके से तो ये 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में होगा और गलती भी हो सकती है। और अगर इसको ध्यान से समझ ले आप क्वेश्चन समझ लो तो इसमें ट्रिक लगा करके 2 मिनट से भी कम लगेंगे और 100% आंसर सही जाएगा। इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत किया है, ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। देखो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही है, एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ बिल्कुल। आयरन हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, तो आयरन की जो स्ट्रक्चर है वो BCC है। ठीक, विद ए सेल एज ऑफ, सेल एज का मतलब A हो गया, तो A जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 286.65 पिकोमीटर। ठीक, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। आपको Na निकालना है, Na निकालना है और क्या गिवन है, जो मास दिया है मोलर मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल। अब BCC है तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पार्टिकल्स होते हैं BCC में। अब देखो आपको यहाँ फाइंड करना है Na की वैल्यू। अब Na तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 6.022 into 10 raised to power 23। अब करना क्या था आपको, बहुत इजी। फर्स्ट लगाओ फॉर्मूला, डेंसिटी इज Z into M A क्यूब into Na। अब Na क्या हो गया, तो Na को यहां से उठा करके इधर लगा दो तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी। वैल्यू पुट करो, B कितना है 2 2 है, M कितना दिया हुआ है 56 A क्यूब। अब जरा ध्यान दें, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती ना हो जाए वरना ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, चलो ये भी ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है और ये पिकोमीटर में है। तो हमेशा न्यूमेरिकल में सभी यूनिट्स को हमें सेम करना होता है। आप इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करो और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 raised to power -10 लगाना होता है। ये सेंटीमीटर हो गया, 10 raised to power -10 सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो 12 होता, सेंटीमीटर में -10 जाएगा। तो बस अब A क्यूब क्या हो गया 2.86.65 into 10 raised to power -10 क्यूब इनटू डेंसिटी है आपके पास 7.87। और आपको यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, पता है Na की वैल्यू फिक्स है, इसका आंसर यही आएगा 6.022 into 10 raised to power 23 फिक्स। आपको केवल बाकी सब चीजें सही करनी थी और अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती तो वहां पर एग्जाम में कोई चेक नहीं करेगा, इसका आंसर बिल्कुल फिक्स था। तो आपको सिंपल ये लिख करके यहाँ आंसर ही लिख देना था, जस्ट विदिन 2 मिनट्स। ये बिल्कुल 100% एग्जैक्ट सही होने वाला क्वेश्चन था, तो इसका जरा ध्यान देना। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होता है दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में, और इसमें अगर आप करोगे कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो आपका आंसर बिल्कुल 0 चला जाएगा। और ये तो बिल्कुल ही गलत होगा कि यहाँ पे अगर आपका हाफ मार्क भी कट हो, तो यहाँ तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC। अगर FCC है तो Z की वैल्यू 4 जाएगी क्योंकि 3 पार्टिकल्स फेस पर और 1 कॉर्नर पर। इफ द एज लेंथ मींस A है,
as length of unit cell is 4.07 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर ही दिया हुआ, तो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी दी हुई है वो कितनी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यानी कि m निकालना है आपको, और n की वैल्यू बताइए होती है, तो आप देखो कैसे निकाल लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेंसिटी इज z into m into a क्यूब into n, ठीक। तो अब मास क्या हो जाएगा, देखो भाई मास कैसे निकाल लेंगे, एटॉमिक मास ये m है, ये दोनों चीजें यहाँ ले जाओ आप, तो क्या हो गया डेंसिटी into a क्यूब into n, और z जो है वो आपका नीचे पहुंच जाएगा, z की वैल्यू z जो है वो नीचे आ गई, ठीक। तो देखो कैसे करोगे, डेंसिटी है आपके पास 10.5 into a 4.07 into 10 raised to power minus 8 क्यूब, n की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 6.022 into 10 raised to power 23 डिवाइड बाय z इज 4। नाउ सी, देखो जरा ध्यान दो थोड़ा सा, आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर सकते हो आप। वो कैसे, कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये 10.5 आई गया इनटू, अब आप 4 इसको ऐसे लिख सकते हो 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24, 8 into 3 4 minus 24 into 6.022 into 10 raised to power 23 and divide by 4। एंड देखो आप जो आप करना है ना, आपको आंसर डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर, इसका सब करके आप जो करोगे रफ में वो अप्रोक्स में थोड़ा सा कर लो, थोड़ा अप्रोक्स में करोगे, आंसर में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगा। यहाँ कुछ मुझे लिखना है कि आपने इसको किससे कट किया हुआ, इसको ऐसे क्लीन छोड़ दो, नीचे आपको बस आंसर लिखना है। जितनी क्लियरिटी होगी ना आपके न्यूमेरिकल में उतना अच्छा है। कट वट कम किया करो, उसको कट को जितना हो सके कट का यूज कम से कम करना है। इसको इससे कट कर दिया, वो छोटे बच्चों की बातें होती हैं। अब देखो यहाँ जो कट करने वाला मेन चीज है वो क्या है, 10 रेज़ टू पावर, ये दिखाना पड़ेगा आपको। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 23 जो प्लस का है वो यहाँ से चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप ये जो करना, ये सब रफ का काम होगा। इसके बाद वाला ये 4 है तो 4.07 इसको कर दो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, इतना काम चल जाएगा आपका। और बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा का सारा सिस्टम आपके पास आंसर जो है वो अबाउट 106 और 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, मोलर मास, इसलिए ग्राम पर मोल आंसर आएगा। यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल रहेगी, और वो लिखोगे तभी फुल मार्क्स आएंगे, अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएंगे आपके। तो ग्राम पर मोल, मोलैरिटी जो है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, वो लिखना पड़ेगा आपको यूनिट इसकी, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। देखो शो क्या किया गया है, मेन चीज है इसमें आपको ये नोट करना है, तो ये और ये यहाँ से गायब किया, देखो ए बी बी, यहाँ से ए गायब हो गया, ए पॉजिटिव, यहाँ से गायब क्या हुआ ए, फिर ये बीच में क्या बी नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गायब हुआ है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में तीसरी क्वेश्चंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक, ये बता दिया इसमें स्टोकियोमेट्रिक है, क्योंकि इसने कहा ये व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय द क्रिस्टल, किस टाइप का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब देखो क्योंकि प्लस माइनस है तो आयनिक आ गया, और बाहर निकल रहे जीरो को, यहाँ मतलब लीव हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, इसको वैकेंट स्पेस है,
इट मीन्स क्या हो गया, वैकेंसी। और वैकेंसी, ये वैकेंसी डिफेक्ट है और किस टाइप का, शॉर्ट की का, क्योंकि आयोनिक में जो वैकेंसी होती है तो शॉर्ट के डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको आप दोनों लिख देना, आयोनिक सॉरी इसका आंसर जाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट एंड उसके साथ लिख दो शॉर्ट की, दोनों आंसर लिख देना, वैकेंसी एंड शॉर्ट की, ठीक। सेकंड इज हाउ इज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल अफेक्टेड बाय दिस डिफेक्ट। तो दिखाई दे रहा है कुछ पार्टिकल बाहर चले गए हैं, मास कम हो गया है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस शो दिस डिफेक्ट, किस टाइप के आयोन्स इस टाइप की वैकेंसी को दिखाएंगे। देखो, जिनमें पार्टिकल्स का साइज सिमिलर होगा उस टाइप के, बच्चों ने कुछ लिखा है कि अल्कली टाइप, चलो मैंने सही कर दिया है, बट एग्जैक्ट आंसर जाएगा इनके साइज में सिमिलरिटी है, क्योंकि अगर साइज एक का बहुत बड़ा होता, एक का छोटा होता, तो वो उसके जो है वैकेंट स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट वो शो करते हैं जिनके साइज में क्या है, सिमिलरिटी होती है। तो इस तरीके से हमने ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था 24 मार्क्स का, उसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अब डाउट क्लियर होंगे। अब इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट जो है कल से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।